अस्सलाम वालेकुम, आप देखें इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली तालिबान हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। आलमी बरादरी अफ़गानिस्तान की मदद करने को तैयार। अफ़गानिस्तान का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मामले में कितनी अहमियत रखता है, और ख़ास तौर पे जब हम अमेरिकन इन्क़लाब की बात करते हैं और उसमें तोसी की बातें हो रही हैं, क्या तालिबान को ये काबिल कबूल होगी और तालिबान के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज भी साबित होगा। और वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के हालात की वजह से सी पैक और ज़्यादा अहमियत का हामिल हो गया, और इस वक्त अफ़गान महाजरीन पर हम पे कोई दबाव नहीं, और अगर महाजरीन आए तो हम उनको वेलकम करेंगे। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि भारत एक बार फिर खित्ते में प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान को लेकर, और इससे पहले भी उनके प्रोपेगेंडा का हमने भरपूर जवाब दिया, इस्तीफ़ा भी देंगे। और भारत की जो तकलीफ़ है उसको हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो खित्ते में तनख़्वाह हो गया, और अफ़गानिस्तान से क्योंकि उसका नेटवर्क ख़त्म हो गया, अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ चुकी है और उनकी इन्वेस्टमेंट भी डूब गई। ये वजह है कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है। तालिबान चूँकि इस वक्त इक़्तिदार उनको इक़्तिदार के लिए जोड़ तोड़ हो रहा है, और ख़ास तौर पे हम ज़िक्र करेंगे पंजशेर का। वहाँ पे तालिबान को मज़ामत का सामना है, और इतलात ये भी हैं कि वहाँ जंग भी शुरू हो चुकी है तालिबान के साथ। क्या तालिबान भरपूर तरीके से पूरे अफ़गानिस्तान पे अपना कंट्रोल हासिल कर सकेंगे? खित्ते में इसके क्या असरात होंगे? क्या आलमी बरादरी सही मानों में तालिबान को सपोर्ट करेगी? चाइना, रशिया और पाकिस्तान का किरदार कितना अहम होगा? इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। आज हमारे साथ एक खूबसूरत पैनल मौजूद है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक कादर लाखेड़ साहब, सीनियर दफ़ाई तजियाकार हैं और ख़ास तौर पे अफ़गान अमूर पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब हुसैन थेबो साहब, सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, और ख़ास तौर पे जब हम इस खित्ते की बात करते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करते हैं, उस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। थेबो साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। स्काइप पे हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब ने। साबिक़ सफ़ीर हैं और इस खित्ते में बदलती हुई तमाम सूरत हाल पे हम बारहा उनके साथ प्रोग्राम्स कर चुके हैं। खान साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं शो में। ब्रिगेडियर साहब किस तरह देखते हैं? बिल्कुल इक़्तिदार अब चूँकि तालिबान के पास कंट्रोल है, इक़्तिदार के लिए जोड़ तोड़ हो रहा है, इस पूरी डेवलपमेंट को किस तरह देख रहे हैं आप? ज़फ़ीर, थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया। सबसे पहले तो काफ़ी सारे चैनल के और मीडिया के या जनरल पब्लिक में भी हमारा जो दोस्त अहबाब हैं वो पूछते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो मैं हमेशा इसका ये कहता हूँ कि ये तालिबान का आना कोई अचंभे या सरप्राइज़ वाली बात नहीं है। ये होना था, ये लिखा हुआ था, ये नौश्ते दीवार था। जब मैं हमेशा रेफरेंस देता हूँ कि जब दोहा में तालिबान का एक ऑफ़िस बनाया गया और अमेरिका पाकिस्तान के उस एडवाइस पे समझ आने के बाद उन्होंने उनको सेपरेट बिठाया, जब तो उस वक्त तालिबान की हुकूमत और तालिबान के कंट्रोल की इब्तिदा हो गई थी। तो इसको अगर आप 18 साल पीछे लेके जाएं या 19 साल 17 साल, तो उस वक्त लिखा गया था कि तालिबान ने आके कंट्रोल संभालना है। उसके बाद 2006 में जब ये 2014 में 15 में जब ये इन्होंने 15 में इन्होंने मुआहिदा आपस में साइन किया अमेरिका और तालिबान ने, तो ये तो 100% कन्फर्म हो गया है कि जब एक वॉरिंग फैक्शन साइन कर रहा है और एग्रीमेंट साइन कर रहा है कि जी हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, तो ओवरऑल ये एक प्री डिसाइडेड या एक ऑलरेडी कंसीव्ड आइडिया था कि तालिबान कंट्रोल में आएंगे। अब आ गए हैं, ठीक। अमेरिका वापस जा रहा है, और अमेरिका वापस जा रहा है एक पूरे प्लान के साथ। ये जो वेस्टर्न मीडिया में ख़ास तौर पे आपको सवाल करना चाहिए वेस्टर्न मीडिया के उन लोगों से जो इस वक्त वो एक ढोल बजा रहे हैं कि जी अमेरिका हार गया, अमेरिका बुज़दिल है, अमेरिका ये। मैं कहता हूँ कि ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस इलाके में अमन हो, ठीक कि जी वो इनको अमेरिका को वो एम्बेरस करने की शक्ल में। तो मैं तो हमेशा इसके कि अमेरिकन के जो ऑब्जेक्टिव्स थे ठीक है, उनको अचीव हो गए। अमेरिकन का सिर्फ तो एक इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा। जो बाइडेन जो कह रहे हैं कि हमारा जो टारगेट था या जो अचीवमेंट्स थी वो
उसामा बिन लादेन के साथ कंप्लीट हो गई थी, हमें उसी वक्त बैक कर जाना चाहिए। यस। तो आप नहीं समझते कि ये थोड़ा सा लैगेज उनका ज़्यादा हो गया, जो जितना उन्होंने स्टे किया इतना उनके लिए कुछ मास लगे? नहीं, ये देखें, ये जो एक दो चीज़ें होती हैं ना, एक स्ट्रेटजी होती है, पॉलिसी होती है, ठीक। और एक उसके बाद स्ट्रेटजी, और स्ट्रेटजी को मतलब चलाने के लिए ऑपरेशनल चीज़ें होती हैं। तो इनके जो ऑपरेशनल कमांडर्स थे वो बहुत सारे चेंज होते रहे अफ़गानिस्तान में, और जो जनरल पैट्रियास थे, माइक मलन और बाकी सारे जितने भी आते रहे हैं, और तो ये लोग आते रहे, ये अपनी अपनी रिकमेंडेशन भेजते रहे कि ये ठीक। करें वो करें। वो इतनी लॉपसाइडेड थी कि उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को गलत रास्ते पे चढ़ाती रही कि हमें रहना चाहिए। असल में आई फुली सपोर्ट डेमोक्रेट्स, बाइडन हिमसेल्फ या बाकी, कि उनका जो ऑब्जेक्टिव था अल-कायदा को डिस्प्लेस करना, उनका था कि हमारा एक नोशन ऑफ विक्ट्री उन्होंने अचीव करना था, कि उसामा बिन लादेन को उन्होंने एक हवा बनाया था। ठीक। चले जी, हवा बना दिया आपने, उसको बहुत बड़ा डेमोनाइज फिगर बना दिया आपने। जब उसको न्यूट्रलाइज कर लिया तो उसके बाद चले जाना चाहिए था। चले जाना चाहिए था, बिल्कुल ठीक है। हुसैन थेबा साहब, किस तरह देखते हैं अब, चूँकि इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है और हिंदुस्तान माइनस हो गया, और हिंदुस्तान पे ख़ुद अमेरिका ने ये कहा कि मिसलीड किया, इन्होंने मिसगाइड किया अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, और सबसे बड़ा इनका पार्टनर था, इत्तेहादी था यहाँ पे। पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं आलमी दुनिया इस वक्त? चूँकि फ़ोन पाकिस्तान के पास आ रहे हैं, हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, उनसे आपकी मुलाकात भी हुई, वो भी राब्ते में है। इस खित्ते में जो एक नया इत्तेहाद सामने आ रहा है या नया ब्लॉग सामने आ रहा है, इसमें आपको लगता है कि पाकिस्तान ने जो आर्मी चीफ साहब ने जो स्पीच की उसमें भी उन्होंने कहा कि हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और उन कुर्बानियों को कैश करने का वक्त आ गया सही मानों में? देखिए, मैं इसमें आपको गुजारिश कर लूँ कि आपको पहले तो ब्रिगेड साहब ने एक तफसीलन बताया कि अमेरिका यहाँ क्यों था, किस तरह से था, किस तरह से आया। फिर हमारे पाकिस्तान की लीडरशिप की हमेशा एक ख्वाहिश रही है। अभी आपने रिसेंटली भी देखा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कैटेगरिकली इंडिया को एक मैसेज दिया कि कोई भी मुल्क तरक्की नहीं करता, रीजन तरक्की करते हैं। जब तक अगर आप चाहते हैं कि स्टेबल पाकिस्तान हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वह आपका पड़ोसी स्टेबल हो, स्टेबल अफ़गानिस्तान हो। हमारी जितनी भी कोशिश थी कि ये पीस इस रीजन में आए, इंक्लूडिंग इंडिया, कि हम इसको कश्मीर में भी हमेशा हमने ये बात की कि ये जंग से, ये 370-35A ख़त्म करने से कोई हल नहीं। इसका हल एक ही है कि आप फ्लिप साइड कराएं, जो लोग अमन के साथ, पीस के साथ जो चाह रहे हैं वो उस तरह से दो। अफ़गानिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान का बेहतरीन रोल है। जो लोग इसको नेगेटिव अंदाज में देख रहे थे कि हम आइसोलेट हो जाएंगे, शायद हम एब्सोल्युटली नॉट के बाद हम दुनिया में अकेले रह जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो सारे के सारे लोग, वो जो वेस्टर्न मीडिया उस वक्त इसको क्रिटिसाइज़ कर रहा था, वो इस वक्त अप्रिशिएट कर रहा है पाकिस्तान के रोल का। और पाकिस्तान ने एक पीस क्रिएट करने के लिए एक साइलेंट प्लेयर का रोल अदा किया। उन्होंने सबसे बात की। अच्छा, आप क्या होता है कि फॉरेन अफेयर्स में हमारे साथ एम्बेसडर साहब भी हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप बात कुछ कर रहे होते हैं, नेगोशिएट टेबल पे आप बैक साइड पे कुछ बात कर रहे होते हैं, तो पाकिस्तान ये तमाम जितनी भी आपकी नेगोशिएशंस हुई, वो चाहे दोहा एग्रीमेंट हो, वो चाहे काबुल में हो, वो डिफरेंट अफगान लीडरशिप को, जो नाराज़ लीडरशिप थी, उनको इस्लामाबाद लाया गया। इन सब को यकजा किया गया कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, और वो हम उसी कंक्लूजन पे आ गए। और जो हिंदुस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ कामयाबी हुई है इस पूरे एपिसोड में, वो है पाकिस्तान। उसके बाद है अफगानिस्तान। सही। सबसे बड़ी जो शिकस्त हुई है, मैं समझता हूं अमेरिका की शिकस्त भी नहीं हुई है, क्योंकि अमेरिका के जो लार्जर इंटरेस्ट थे उन्होंने वो अचीव कर लिए। शिकस्त अगर हुई है तो वो हुई है हिंदुस्तान को, जिन्होंने पूरी इन्वेस्टमेंट की, अंधों की तरह वहां पे सारे लोगों को ट्रेंड किया, पैसा बहाया, वो सारा का सारा उनका पैसा भी यूजलेस किया। और वो जो मोदी का जो टेररिज्म वाली पॉलिसी थी, जो हिंदुस्तान में इस वक्त वो अपने लोगों के ऊपर अपने आप को सेपरेट कर रहा है, वो ये चाह रहा था कि ये रीजन में भी इस तरह से हो, अफगानिस्तान में भी इस तरह से हो। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो जो उनके प्लांटेड लोग हैं वो पाकिस्तान में भी ये हरकत करते रहते हैं, और वो हमारे कुछ जो
नादान दोस्त हैं वो उस पॉलिसी पे चल रहे होते। तो सबसे बड़ी शिकस्त इस वक्त मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की हुई है और सबसे बड़ी फतह पाकिस्तान की हुई है। और आप फ्यूचर में देखेंगे कि ये पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान, ये एक चाइना, ये ईरान, ये रशिया एक पूरा एक रीजन बनेगा। और अमेरिका की मजबूरी होगी, नाउ दुनिया इस दुकान, आपको इस दुकान में अपना सामान बेचना है तो अमेरिका की मजबूरी होगी कि ये ब्लॉक में आके खुद गिरेगा। ठीक है, बिल्कुल मजबूरी होगी। इस पे मज़ीद बात करते हैं। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, डॉक्टर साहब किस तरह देखते हैं इस पूरी डेवलपमेंट को? और चूँकि आप ख़ुद एम्बेसडर रहे हैं, आप समझते भी हैं इंटरनेशनल जो बरादरी है, दुनिया है, वो क्या सोच रही है अफ़गानिस्तान के बारे में, और किस तरह का ओपिनियन बिल्ड हो रहा है पूरी दुनिया में अफ़गानिस्तान को लेकर? में बहुत ज़्यादा आपने दुनिया के बारे में पूछा है तो मैं बता देता हूँ कि इस वक्त जो रिएक्शंस आ रहे हैं, जो डिप्लोमेटिक जो एरिना में और उसके अलावा मीडिया में, उससे यही तासुर मिल रहा है कि पूरी दुनिया इस वक्त बड़ी तज़ब्ज़ब में है और वो स्केप्टिसिज्म उनको है कि तालिबान ये वही तालिबान है जो 1996 से 2001 तक के तालिबान हैं या ये मुख्तलिफ तालिबान हैं। तो एक तो ये स्केप्टिसिज्म है। दूसरा ये है कि बिल्कुल पाकिस्तान की काविशों के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जो हुई हैं उसके मोतरफ ज़्यादातर हैं। कुछ क्रिटिक्स होते हैं, हर जगह होते हैं, उसकी कोई और वजूहात हैं, लेकिन पाकिस्तान यकीनन जिस तरह पसे पर्दा रहकर काम करता रहा और दुनिया को भी बताता रहा कि हम फैसिलिटेटर के तौर पर हैं और उन्होंने फैसिलिटेट किया। तीसरी चीज़ ये है अफ़गान तालिबान खुद, जिनका कि ज़ाहिर है सबसे बड़ा रोल उनका अपना है, जिन्होंने इस मर्तबा 3 बहुत कलीदी स्ट्रेटजी रखी है। पहली उनकी स्ट्रेटजी थी पॉलिटिकल साइड, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिटिक्स। जी, इंटरनल ये उन्होंने किया कि तमाम कबाइलों से राब्ते रखे और ज़ाहिर है उसमें बाकी पड़ोसी मुल्कों की भी काफ़ी उसमें मदद और मामलतकारी शामिल थी। और एक्सटर्नली और जियो पोलिटिकल लिहाज से उन्होंने दुनिया के साथ राब्ते अपने रखे। और उसके अलावा दूसरा जो था वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर इतना खूबसूरत उन्होंने, जो अभी ब्रिगेडियर साहब भी जिक्र कर रहे थे, जो दोहा एग्रीमेंट है, अगर उसका एक एक लफ्ज़ पढ़ा जाए तो वो एक डिप्लोमेटिक नेगोशिएटेड इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट बना, जो कि बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के बाद बना। तीसरी चीज़ है उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी, उससे तो कोई इनहराफ कर ही नहीं सकता कि जिस अंदाज में वो बढ़ते गए और जिस अंदाज में वो कंट्रोल हासिल करते गए, उससे अंदाज़ा होता है कि उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी भी बहुत उम्दा और आला किस्म की थी। अब आ जाती हैं आपकी दुनिया अक़वाम बहुत गहरी नज़र से देख रही है। दुनिया अक़वाम को भी आप दो तरीके से आप इसको देख सकते हैं, दो लेंस के ज़रिए देख सकते हैं। पहला लेंस तो ये है कि अमेरिका, इजराइल, इंडिया और उनके जो एलाइड हैं वो कैसे देख रहे हैं। ज़ाहिर है उनके साथ वेस्ट भी मिला हुआ है, जो 500 साल की ग्लोरी है, उनकी एक कामयाबी है मिलिट्री के तौर पर। और वो जब इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आया, आखिरी वक्त, जिसमें कि जो बाइडन खुद भी कहता है कि ये सरप्राइज़ मिला है, और तकरीबन सारों ने कहा है, उनके मिलिट्री कमांडर्स ने भी कहा है कि बड़ी सरप्राइजिंग है जिस तरीके से वो काबुल के तरफ आखिरी दिनों में। लेकिन उसमें जो क्रिटिक्स हैं अमेरिका में, वो काफ़ी हद तक निशाना बना रहे हैं जो बाइडन को, कि फैसले ऐसे वक्त पर नहीं किए गए जिसकी वजह से आखिरी दिनों में अफरा तफरी जिस तरीके से होनी। मैं खुद यूएनओ में रहा हूँ, इवैक्यूएशन प्लान यूएनओ में हम बनाते थे, अमेरिकन भी हमारे साथ होते थे, वो अपना बनाते थे, हम अपना बनाते थे, बाकी एम्बेसीज बनाते थे। तो जो इवैक्यूएशन उनका प्लान है, ये महसूस होता है कि उसमें एक लचक, उसमें झोल रह गई, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने की। ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब हम देख रहे हैं कि पंजशेर में इनको मज़ामत का सामना है। कंट्रोल तो ये ले लेंगे, हुकूमत भी बना लेंगे, लेकिन ये जितना अच्छा, चूँकि जंग लड़ने में ये एक्सपर्ट हैं, क्या डिप्लोमेटिक अफेयर्स के मामले में आप किस तरह देखते हैं कि दुनिया के साथ तालिबान का जो फॉरेन अफेयर्स होंगे, जो ताल्लुकात होंगे, जो इनके सफ़ीर होंगे, वो कैसे डील करेंगे? इस वाले से आपकी वहाँ किसी से बात हुई या इनकी पॉलिसी को आप समझ पाए? इस खूबसूरती के साथ वो इस बात को लेके चल रहे हैं कि अगर आप सारे पॉइंट्स देख लें, जो सिक्योरिटी काउंसिल की लास्ट मीटिंग थी पिछले हफ्ते, उसका जो आउटकम है कि ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, वुमेन राइट्स होना चाहिए, ह्यूमन राइट होना चाहिए,
वो इलाका दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उसको एक तरफ रखें। दूसरी तरफ जो हमारी कौमी सलामती कमेटी की जिसने मीटिंग की है, उसको सामने रखें इन नुकात को, और अफगानिस्तान के जो ज़बीउल्लाह साहब ने पहली मीटिंग की उसको रखें। ठीक। आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा उसकी मुबासलत है, कितनी ज़्यादा कॉमन पॉइंट्स हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि उन्होंने दुनिया के तमाम इस नब्ज़ पे हाथ रखी हुई है डिप्लोमेटिकली और उस अंदाज में। और दुनिया को अब वो यकीन दिला रहे हैं कि जो आप सलामती कौंसिल में हमें कह रहे हैं, हम तो पहले से उस चीज़ के लिए न सिर्फ तैयार हैं, हमने तो अनाउंस कर दिया है, ऐलान कर दिया है। जो सिक्योरिटी काउंसिल तालिबान शायद दुनिया को समझ चुके हैं कि अब चूंकि जदीद दुनिया के साथ अगर आपने चलना है तो अमन अमान के साथ और जदीद तकाज़ों के साथ आपने आगे बढ़ना है। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मज़ीद इसी टॉपिक पे गुफ्तगू रहेगी। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी अफ़गानिस्तान के हवाले से, और अफ़गानिस्तान की इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान अहमियत इख्तियार कर चुका है। पहले भी इस खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत थी। ब्रिगेडियर साहब किस तरह देखते हैं पाकिस्तान, चूँकि अब चाइना ने कहा है कि चाइना साथ देगा तालिबान हुकूमत का और वहाँ डेवलपमेंट के काम भी होंगे। आज शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि सी पैक की वैल्यू भी अब बढ़ गई है इसकी वजह से। थेबो साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे कि चूँकि पूरा रीजन डेवलप होगा, इस पूरे उसमें अमन अमान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब जो ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी कहा गया कि शायद कोई खाना जंगी या इस तरह की इशूज़ ना हो, इस हवाले से आप क्या देखते हैं? चूँकि आप इस पूरे रीजन को समझते भी हैं, आपने सर्व भी किया, तो वाकई में आपको लगता है कि शायद खाना जंगी की सूरत हाल होगी? ज़फ़ीर, अगर खाना जंगी की सूरत हाल होती तो सबसे बड़ा ख़तरा था शिया सुन्नी, क्योंकि अफ़गानिस्तान में दो थ्रेट्स हैं जी बिल्कुल। एक सेक्टेरियन और एक एथनिक, ठीक कि जी कौमी या मजहबी। तो तालिबान ने वो डिस्प्ले करने के लिए जो शिया डोमिनेटेड एरियाज़ थे वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे वो वेलकम हुए हैं, उनके गलों में हाथ डाले गए हैं, वहाँ पे उन्होंने जाके बैठे हैं और वो साइन किए हैं। और उसमें ईरान और पाकिस्तान का रोल और उसमें यूएस भी शामिल था। ठीक। और ये इतने अच्छे तरीके से हुआ है कि पूरी दुनिया और ख़ास तौर पे वो जो पाकिस्तान के मुखालिफिन हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, इवन अगर नाम भी लें तो अजीत डोवल साहब को ये जोम था और वो मोदी साहब को, और उन्होंने अपने FBI अपनी IB एकेडमी के अंदर भी और रॉ के जो उनके जो कॉलेज है वहाँ के ऊपर भी उन्होंने क्लेम किया था कि जी ये तो सारे वो एरिया हैं जो मेरे हाथ में हैं और वहाँ पे ये कुछ हो सकता है और ये रिस्पॉन्सेज मिलेंगे पश्तून तालिबान अगर आए। लेकिन वो सारे के सारे प्लान धरे रह गए। तो जो सिविल वॉर की जो थ्रेट थी वो तो न्यूट्रलाइज हो गई है। ठीक। अब है ये जो पंशेर में इनको थोड़ा सा मुज़ाहमत का सामना, इसको किस तरह? अच्छा, मुज़ाहमत नहीं है ये। अच्छा। देखो आप मुज़ाहमत किस चीज़ को कहते हैं? अब वो अहमद शाह मसूद का भाई और बेटा कहते हैं कि जी हम इकट्ठे बैठेंगे। ठीक। वो तो अभी तो जितने भी ये रिपोर्ट्स हैं ये वेस्टर्न मीडिया की हैं। सही। वो उन्होंने अपने नेगोशिएशन टीम भेजी है। ठीक। और जहाँ पे अगर कोई बंदा ऐसा है जिसको पहले अगर $2 लाख मिल रहे थे और आज किसी ने $5 लाख दिए हैं कि जी आपने कुछ ना कुछ करना है, सही। तो अगर वो $5 लाख या $10 लाख पे अगर कोई ऐसा ग्रुप वो करता है तो उसको सीधा करने का मैकेनिज़्म जो है ना, वो जो गवर्नमेंट है और तालिबान या जो भी वहाँ पे एलिमेंट्स हैं उनके पास इतनी काबिलियत है कि उसको संभाल लें। तो सिविल वॉर मेरे अपने ख्याल में नहीं है। इस तरह के जो स्क्रमिशेस हैं जो कहते हैं कोई छोटी कोई कहीं पे कोई इरिटेंट्स होंगे तो वो सारे इरिटेंट्स को संभालने की काबिलियत इनके पास है। ठीक हो गया। थेबो साहब आप किस तरह देखते हैं? कहा यह जा रहा है कि अमेरिका और तालिबान की एक नई पार्टनरशिप है। बिल्कुल किसी को आइडिया भी नहीं था कि तालिबान जो है इस तरह बिहेव करेंगे और इतने मतलब अच्छे बच्चे बन के सामने आएंगे। इस पार्टनरशिप को किस तरह देख रहे हैं आप? नाउ वर्ल्ड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल विलेज। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए। ख़ास तौर पे पहले हमारे जो रीजन हैं इनको समझना होगा। अभी रिसेंट में एक टीवी इंटरव्यू देख रहा था, वहाँ पे अमेरिकन थिंक टैंक्स का एक ऑफिसर था, उससे एक जर्नलिस्ट बार बार ये सवाल कर रहा था कि आप हारे क्यों, उसने ये बताया, उसने कहा ये मैं हमेशा ये कहता था
कि हम किसी भी कौम से नहीं लड़ सकते, हम नेशन से नहीं लड़ सकते। हमारे लिए बेहतरीन ये था कि हम शिया सुन्नी को आपस में लड़ाते। देखें ये चीज़ें अभी सारी डिस्क्लोज हो रही हैं कि ये चीज़ें हमारे पास प्लांटेड हो दी हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए इस रीजन के लिए, इस मुल्क के लिए, इस अपने पाकिस्तान के लिए, कि ये सारी चीज़ें, ये सारी नफ़रतें अभी भूल के और इस मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा। हाँ, जो आपने सवाल किया कि इस वक्त तालिबान किस तरह से बिहेव करेंगे, आपने हालिया देखा कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो उनका एक एक्सपीरियंस था, वो आते थे, बड़े बड़े जलसे करते थे, लोगों को मोबिलाइज करते थे, लेकिन जब वो गवर्नमेंट में आए तो वो उधर आके बिल्कुल परेशान हो गए। और वज़ीर आज़म साहब बार बार, पहले वज़ीर आज़म साहब कहते थे सर मेरे पास 200 जो है वो इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट्स हैं, ये टीम है, वो टीम है, मेरे पास ये मैनिफेस्टो है, मेरे पास ये असद उमर है, ये मेरे पास ये फलाना है। लेकिन जब ग्राउंड पे आप उतरते हैं ना तो फिर असद उमर जो है ना वो थक जाता है, फिर वो उसको जो है ना वो ओपनिंग बैट्समैन को बाहर निकल। तो जब ये तालिबान आएंगे, ये जब ग्राउंड पे काम कर, इनको मुश्किलात होगी, लेकिन इस मुश्किलात के पीछे मैं आपको बताऊं कि चाइना सबसे पहले पीछे खड़ा होगा। चाइना के अपने लार्जर इंटरेस्ट हैं। हमारा प्रॉब्लम है कि हमारे पास पैसे नहीं है। आज चाइना का प्रॉब्लम है, चाइना के पास पैसे बहुत हैं, उसने अपने पैसे लगाने हैं, तो उसने अपने अपने रीजन को डेवलप करना है, उसने पूरी दुनिया में ट्रेड करना है, उसको ये जो कॉरिडोर है ये बहुत ज़रूरी है जिसके लिए चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब तालिबान जो वहाँ से ख़ासतौर पे जो कतर से आए हैं, जो लीडरशिप पढ़ी लिखी आई है, वो फ्रंट पेज पे आएंगे, ठीक, वो मेन ओहदों पे बैठेंगे। हाँ, नो डाउट वो लोग भी आएंगे जो 10 साल से 20 साल से जिन्होंने शहर भी नहीं देखा, वो फ्रीडम फाइटर हैं, वो लड़ते ही रहे हैं, उनको न खाने का पता है न पीने का पता है, वो कुछ भी जंगल में बैठ के अपना खजूर खा लेते थे और बस लड़ रहे थे। तो उनको भी ये जाहिर बात है अकोमोडेट तो करेंगे, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करेंगे। और आप पहली मर्तबा हिस्ट्री में देखेंगे आपको नया अफगानिस्तान, नए पाकिस्तान की तरह नया अफगानिस्तान मिलेगा। डॉक्टर जमील अहमद साहब, आप किस तरह देख रहे हैं ख़ास तौर पे तालिबान की जब हम बात करते हैं, और वो तालिबान, हम मुल्ला उमर की कोई 1-2 तस्वीरें होती थी वो देखते थे, उसामा बिन लादेन के भी वो बस पोस्टर की हद तक, और बाकी उनकी पूरी जो कैबिनेट होती थी या पीछे जो लोग थे वो हमें नज़र नहीं आते थे 90s के तालिबान की अगर हम बात करें। आज का तालिबान वो इंग्लिश में भी बात कर रहा है, वो मीडिया को भी डेली बेसिस पे इन्फॉर्म कर रहे हैं, प्रेस टॉक्स हो रही हैं। किस तरह देखते हैं, और इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं वो इस एटीट्यूड को किस तरह देख रहे हैं? नहीं, वो इस एटीट्यूड को तो जाहिर है उन्हें पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, और वैसे भी अब उनके अमीरुल मोमिनीन आपको नज़र नहीं आएंगे, हैबतुल्लाह अखुंज़ादा साहब आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे, और आपने अब तक भी नहीं देखा होगा उनको, लेकिन वही सुप्रीम कमांड उनके पास ही रहना महसूस होता है कि वही रहेगा। लेकिन दुनिया किस तरह देख रही है, दुनिया इसको बड़े स्केप्टिसिज्म के हिसाब से देख रही है। पॉजिटिविटी उनको ये आ रही है कि जिस तरह हर जगह जहाँ भी जो भी बात हो रही है, चाहे नेटो का वो कमांडर हो या सलामती कौंसिल यानी यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में बात हो, या कहीं और भी, या बोरिस जॉनसन बात करें या कोई और बात करे, तो वो यही कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं, वी आर जस्ट वॉचिंग इट वेरी क्लोजली, और हम देख रहे हैं कि अब जो उन्होंने वादे किए हैं पूरे करेंगे। मेरा अपना मानना ये है, जो बदले हुए अफगानिस्तान और बदली हुई दुनिया और बदले हुए तालिबान, इसमें वो काफ़ी हद तक अपना कंट्रोल करेंगे। जिस तरह ब्रिगेड साहब बता रहे थे, छोटे मोटे झड़पें चलती रहेंगी, ट्राइबल सोसाइटी में चलता ही रहता है। मैं बहुत सारी ट्राइबल सोसाइटी में रहा हूँ, पाकिस्तान से लेकर और यमन से लेकर और बाकी जगहों पर, और सोमालिया में भी मैंने तैनाती मेरी रही है अक़वाम मुत्तहिदा के लिहाज से, तो मुझे मालूम है ट्राइबल सोसाइटी में ये झड़पें चलती रहेंगी, दुश्मनियाँ चलती रहेंगी। कुछ टारगेटेड किलिंग हुई हैं जिसमें कि तालिबान लीडरशिप ने मना किया है अपने जंगजुओं को कि आप टारगेटेड किलिंग न करो, रिवेंज किलिंग न करो, इसलिए कि किसी ना किसी का कोई ना कोई आदमी ट्राइब्स में मरा है तो वो। लेकिन आपकी बात यह है कि जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक तनाजुर में इसको देखना बड़ा ज़रूरी है। अमेरिका का तो रोड मैप था, उस निकल गया, ठीक। अमेरिका ने जब 2011 में दोहा में ऑफिस बनाया था उसको पता था। अमेरिका ने जब दोहा एग्रीमेंट साइन किया तो एक दहशतगर्द तंजीम जिसको वो कहता था उसको उन्होंने एक ग्रुप माना और उसको एक एंटिटी मानी जो कि फ्यूचर की जिसकी हुकूमत आनी थी, जो तालिबान थे, और दोहा एग्रीमेंट को एक इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे मान लिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने उसको रजिस्टर कर लिया, सिक्योरिटी काउंसिल ने दोहा एग्रीमेंट को रेटिफाई कर दिया। उसके बाद तो अफगान तालिबान का एक रोड मैप हमें नजर आ रहा था, अमेरिका उस रोड मैप के मुताबिक चल रहा था। आखिर में जो इम्प्लीमेंटेशन और इवैक्यूएशन के वक्त में जो ग्लिचेज उनको आई हैं जिसमें बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही है, लेकिन इसका मतलब यह है कि अमेरिका प्लेट में हर चीज़ दे के चाइना के हवाले कर गया है। मेरा मानना और मेरे जैसे बहुत सारे और एनालिस्ट हैं उनका मानना है कि अमेरिका
अपने दूर रहते हुए भी वो अपने मामलात को इस तरीके से चलाएगा खुफिया तौर पर कि यहाँ कोई ना कोई रुकावटें रहें। और मेरा इशारा ये है कि इंडिया को बड़ी सख्त हजीमत हुई है, बहुत सख्त हजीमत हुई है इंडिया को। लेकिन इंडिया की अगर आप 2 एग्रीमेंट देखें अमेरिका के साथ, और 2016 और 2018 के, और जो कुव्वत इंडिया को दी गई है, जिस तरह उसके पैरों को सहारा दे के खड़ा किया जा रहा है चाइना के खिलाफ, तो कुछ ना कुछ वो हरकत करते रहेंगे। जैसे अभी जिक्र आया कि जब डॉलर ज्यादा मिलेंगे तो कुछ ना कुछ पंचशेर वैली से भी कुछ ना कुछ होगा। तो इस किस्म की चीजें चलती रहेंगी। देखना ये है कि सी पैक वाला मामला हमारा किस हद तक ये ट्रबल फ्री रहेगा। चाहे तालिबान के $9 बिलियन जो इस वक्त सीज हुए हैं उसका रिलीज कब होता है, और चाइना उसकी जगह गैप। डॉक्टर साहब, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आखिरी पॉइंट लूंगा आपसे। आर्मी चीफ साहब ने बड़े वाज़े, उनका 2 टोक मौक़िफ़ था जो 2 दिन पहले उनकी स्पीच थी। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी ये कह रही है कि एक जॉइंट सेशन होना चाहिए। आपके नज़र में वन लाइनर या जिसको हम बयानिया या नैरेटिव कहते हैं, क्या नैरेटिव होना चाहिए पाकिस्तान का जो कि तमाम स्टेक होल्डर्स की तरफ से हो कि हाँ, अफ़गानिस्तान के मामले में हमें किसी एक पेज पे खड़ा होना चाहिए? एक ही होना चाहिए कि हमें चैंपियनशिप नहीं लेनी चाहिए कि जी हम जो कहेंगे तालिबान करेंगे। हमने फैसिलिटेटर का रोल अदा किया है, वही हम जिस तरह इस वक्त हम जा रहे हैं बहुत सही जा रहे हैं, हमें उसी तरीके से आगे चलना चाहिए। अगर हमने किसी तरीके से, जैसे पहले हमारा परसेप्शन था कि तालिबान को हमने पाला है और हम जो कहेंगे वो करेंगे, अगर ऐसा सिलसिला हुआ तो हमारे लिए इसके लिए इम्पैक्ट खराब हो पड़ेंगे। ठीक है हुसैन थेबो साहब, आपकी नज़र में क्या एक वन लाइनर हमारा क्या होना चाहिए? आपको वन लाइनर एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो अमेरिका जो सुपर पावर है, ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें इस तरह से शिकस्त होगी, और ये अमेरिका एक पहाड़ है। इससे एक लेसन, एक सबक ये है कि हिंदुस्तान को सोचना चाहिए कि जब अमेरिका शिकस्त खा लेता है, वो वहाँ से विड्रॉ हो लेता है, तो इसमें बेहतरी ये है हिंदुस्तान के लिए कि वो इस तरह कश्मीर को आज़ाद करे और कश्मीरियों को इतना ज़्यादा जो है वो कमज़ोर मत समझे, वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल हिंदुस्तान के लिए ना बन जाए। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या देखते हैं, क्या वन पॉइंट होना चाहिए, वन लाइन और वन नैरेटिव? आई थिंक इट्स ऑल बहुत बेहतरी की तरफ चल रहा है, और पाकिस्तान, मैं जमील साहब की बात को सपोर्ट करूंगा कि पाकिस्तान को इसी तरह एक रैशनल के साथ चलना चाहिए, और इंडिया को भी आ जाना चाहिए ऑन बोर्ड के जी जो गलतियां हो गई हमसे, जैसे उन्होंने अमेनिस्ट्री दी है ना, तालिबान को चाहिए कि वो इंडिया को भी एक अमेनिस्ट्री दें कि आप माफ़ी मांग लें। और उन्होंने दी है, इंडियंस को कुछ नहीं कहा, वो खामोशी से चले गए हैं, तो इंडिया को ऑन बोर्ड कि दोबारा आ जाएं, प्रोजेक्ट करें। जी बिल्कुल, उनको कहेंगे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब हुसैन थेबो साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मैं उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।